आ, थोड़ी सी माजरत जी, एक्चुअली जो रिपीटर्स की क्लास है, जिनके एक्चुअली एग्जाम होने हैं, रिपीटर्स नहीं, जिनके जो पुरानी एएफसी कह ले आपसे पहले का सेशन, उसमें टोटल 267 स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपीयर होना है। पहले तो चूंकि वो ऐसा सीरियस नहीं थे और अब चूंकि वो ज्यादा सीरियसली हैं, तो उनका हम एक्चुअली यही हमें प्रॉब्लम अब आ रही है कि हाउ टू कंडक्ट द एग्जाम। एग्जाम एक्चुअली पैटर्न उनके लिए वो रखना है जो कि आपके लिए रखा ना, गूगल फॉर्म्स वाला, गूगल क्लासरूम का। तो उनके अकाउंट बनाने थे, तो इस वजह से मैं उनको इंस्ट्रक्ट दे रहा था। लेकिन आपका भी मैं देख रहा हूं कि आप में भी कोई खास लोग इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब पहली इंटरेस्ट की बात यह है कि आप शायद 22 इन नंबर्स हैं। कभी भी मेरी क्लास में, स्टैटिस्टिक्स की क्लास में 10-11 से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो अपीयर नहीं हो रहे। अच्छा, अब टेस्ट के लिए मैंने कहा कि आप गूगल क्लासरूम अटेम्प्ट करें। तो गूगल क्लासरूम में भी टोटल जो रजिस्टर्ड लोग हुए हैं वो 10, और 10 से भी टेस्ट जो दिया वो सिर्फ 4। देखिए, मुझे पहले तो मैं ऑनेस्टली अगर कहें तो मैं इन चीजों की ना बहुत ज्यादा केयर करता था कि जी टेस्ट, हम पेरेंट्स को फोन कर देते थे कि जी आपके बच्चे जो हैं वो टेस्ट में अपीयर नहीं हो रहे और ये आपका रिजल्ट है। क्योंकि अब थोड़ा सिस्टम डिफरेंट हो गया है, तो मैं थोड़ा सा, आप समझ लें कि लाइट मूड में चल रहा हूं। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आ रही कि आप टेस्ट क्यों नहीं दे रहे, जबकि आप याद करें ये शायद पिछले से पिछले संडे होना था, फिर एक ट्रैक किया, फिर चेंज किया, करते 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 अब यहां पर आ गए। और देन सिर्फ 4 लोग थे जिन्होंने कल टेस्ट दिया है पूरी क्लास में से। पढ़ते भी खैर 10-11 ही क्लास। अब मुझे नहीं इस चीज का आइडिया बिल्कुल भी कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। मैंने जब ये कोर्स खत्म करना है ऑल टुगेदर, फिर मैं जो उनके साथ रिपीटर्स के साथ कर रहा हूं कि एक एमसीक्यूज बुक है, तकरीबन उसमें 1000 एमसीक्यूज हैं। लेकिन ये उस वक्त जब आप अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर कर लेंगे फॉर एग्जाम, जो कि हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो सेशन था वो मैंने, मेरा ख्याल है कि फेब की कोई डेट थी, मे बी 20th थी आई थिंक, या उससे भी पहले उनका कोर्स खत्म हो गया था और उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगे थे। तो ये लॉकडाउन वाला सिस्टम जो था वो स्टार्ट हो गया कोरोना की वजह से, और ऑलमोस्ट अब उनको 4 माह तो हो गए हैं। तो अब वो जाहिर है वो प्रिपेयर थे, और उनके साथ में वो एमसीक्यूज वाली बुक, 1000 एमसीक्यूज बुक जो है वो मैं शेयर कर रहा हूं। लेकिन वो फायदा सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त उनके लिए होगा जब वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो फिर उन्हें कि हाँ ये क्वेश्चन इस टॉपिक से है, टीचर जो बता रहा है हमें समझ आ रही है, तो ये मैंने करना है। मतलब आप मे बी कॉलेज वालों ने आपको कहा रिवीजन क्लास, तो रिवीजन क्लास बेसिकली ये होगी। ये नहीं होगी कि आपको मैं टॉपिक जो है वो दोबारा से ही, मैं पॉसिबल नहीं है। तकरीबन 150 घंटे लगेंगे आपके ये दोनों कोर्स खत्म होने में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं टॉपिक को रिवाइज करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है ना। तो रिवीजन क्लास वाला, हाँ रिवीजन क्लास करनी है प्रोबेबिलिटी की, तो आप मेरी स्लाइड सुने, वो रिवीजन ही तो कर रहा हूँ, डिटेल से कर रहा हूँ। तो वो जो आपको यूट्यूब के ऊपर इन्होंने आपको वीडियोस दी हैं, कोई पूछना हो तो फिर पूछ लेना। मैं तो जाहिर है दोबारा पढ़ाऊंगा तो फिर उसी तरह से पढ़ाऊंगा जिस तरह से उस वीडियो में पढ़ा रहा हूं, तो दोबारा सुन लें, रिवाइज हो गया आपके लिए। तो देन बता ये रहा था, एक्चुअली उनके मैंने अकाउंट बनवाने थे, तो उस अकाउंट के लिए फिर हमें ये प्रॉब्लम, मुझे थोड़ी देर हो गई क्योंकि आज उनकी क्लास थी। तो मैंने कहा था कि आप इतनी देर में अकाउंट बना लेंगे तो थोड़े से बच्चों सीरियसली अपने अपने इस कोर्स को लें, एएफसी को। तो देन कल भी बहुत कम बच्चों ने किया, ठीक है वो पेपर। अच्छा, टाइम नहीं कम था, आप देखें कि हर, आप ये मत समझिएगा कि 52 मार्क्स का मेरा ख्याल पेपर था और 52 क्वेश्चन थे, तो 52 क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, कुछ 3 मार्क्स के, तो टोटल 52 है। तो मेरा ख्याल है कि राउंड अबाउट उसमें 45 के राउंड अबाउट क्वेश्चन थे, और आपको 1 घंटा और कुछ मिनट्स दिए गए थे। तो आपने आपने किया है मोर। मैं कल देख रहा था कि राउंड अबाउट 50% बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके आपके मार्क्स आए हुए हैं। थोड़े से आप टेक केयर करें अपने इनको, कोई बात नहीं, बार बार अगर आप टेस्ट में अपीयर होंगे तो मकसद क्या है, प्रैक्टिस करना, तो वो आपको आई थिंक हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं।
एक मिनट, मैं शेयरिंग करवा दूं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक जो 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 चीज कवर की थी लास्ट लास्ट आर्टिकल में, वो ये था कि सैम्पलिंग के रेलेवेंट हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए सैम्पलिंग के रेलेवेंट। कि सैंपल क्या जी, चूंकि पॉपुलेशन तो हम पूरी की पूरी ऐसा स्टडी नहीं कर पाते, तो फिर हम सैंपल डेटा लेके और सैंपल से कुछ कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जी अगर आप सैंपल डेटा अगर आप लोग ले लेते हैं तो क्या वहां से रास्ता पॉपुलेशन तक पहुंचता है? तो देखिए, मैंने आपको पॉपुलेशन मीन तक पहुंचने का रास्ता आपको बताया हुआ है। किस तरह से हम पॉपुलेशन मीन तक जो है वो पहुंच जाते हैं। पॉपुलेशन मीन तक का पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आपको बताया हुआ है। वो ये है कि फर्ज करें ये आपके पास पॉपुलेशन है, इसका मीन फर्ज करें आपने मालूम करना है, आपको ये रिक्वायर है। आप कहें जी पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें, नहीं, सैंपल लें, जितने पॉसिबल सैंपल्स हो सकते हैं हम। आप कहें जी हाँ सैंपल तो लिए जा सकते हैं, हर सैंपल का मीन कैलकुलेट कर लें। आप कहेंगे जी कर लिया, लेकिन आप कहेंगे पहुंचना यहां तक है, तो ठीक है, इन सैंपल के मीन्स का दोबारा से मीन ले लें, कर लेंगे ना सारे सैंपल्स के मीन्स का मीन, और देन पहुंच गया पॉपुलेशन मीन तक, चूंकि ये इसी के बराबर आता है। तो ये मैंने आपको, आप समझ लें इन शॉर्ट, जैसे कहते हैं ना बॉटम लाइन, इन समरी, ये मैंने आपको बताया कि सैंपल के मीन से पॉपुलेशन के मीन तक पहुंचने का रास्ता आपको बताया, आपको पढ़ाया गया। अब जरा उसको, इस चीज को हम लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसे ही मैं जब भी टॉपिक स्टार्ट करता हूं ना, तो प्रॉब्लम पहले रखता हूं और फिर बताता हूं कि जी इस प्रॉब्लम को किस स्टैट्स के या मैथ के टॉपिक से हम जो है वो सॉल्व करेंगे। इट इज क्लेम्ड दैट, जब किसी चीज का क्लेम किया जाता है तो लाजमी नहीं है वो बात सही है। दुकानदार आपको कहते हैं कि जी बाबू जी ये चीज ले जाओ, ये बड़ी फला फला इतने घंटे चलेगी, ये उसका क्लेम है। हो सकता है वो ठीक कह रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा दुकानदार गलत कह रहा है, और हो सकता है वो गलत कह रहा हो, तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो क्लेम में ये दोनों, मेरा क्लेम ये है, हो सकता है ठीक कह रहा हो और हो सकता है गलत कह रहा हो। तो मैंने वर्ड एक्सप्लेन कर दिया कि क्लेम का कतन मतलब नहीं है कि ये ठीक है, और इसका कतन मतलब ये नहीं है ये गलत है। इट मे और मे नॉट बी ट्रू। मेरा क्लेम है कि जी पाकिस्तान इंडिया की जो है अगले साल जंग होगी, हो सकता हो जाए और हो सकता गलत हो, तो फिर तो दोनों चीजें आ गई ना इसमें। इट इज क्लेम दैट, हो सकता है ये आगे जो चीज बताई जा रही हो इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स। इट इज क्लेम दैट द मीन सैलरी, मीन एवरेज सैलरी, डेटा सैलरी का है, ऑफ टीचिंग स्टाफ जो टीचर्स हैं, एंड यूनिवर्सिटी, मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं, इज एट लीस्ट 70,000 पर मंथ। क्लेम हो सकता है ये बात सही हो और हो सकता है गलत भी हो। अब चूंकि बात है क्लेम की, इट मे और मे नॉट बी ट्रू, और क्लेम किसके मतलब है? मीन सैलरी है। यानी कि जो मेरी यूनिवर्सिटी में हम बहुत सारे टीचर्स हैं, समझ लें बहुत सारे टीचर्स हैं, और हर टीचर की सैलरी दूसरे ज़ाहिर टीचर से फर्क है, जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनकी ज्यादा है, जो जूनियर्स हैं उनकी कम है। और यहां पर क्या बात कर रहा है वो बात कर रहा है मीन सैलरी की। अब कितने लोगों को, तो आप समझ लें कि ये जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं सब टीचर्स की बात कर रहा है, तो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ टीचर्स। पॉपुलेशन, बात क्या है? पॉपुलेशन ऑफ टीचर्स। डेटा किस चीज का लिया गया है? एक्स सैलरी, वो उनकी मंथली कितनी तनख्वाह है, कितनी सैलरी है उनकी, किसी के भी नहीं मालूम। और ये क्लेम किया जा रहा है
क्लेम किया जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसा है, कम से कम वो कह रहा है 70,000 रुपया पर मंथ है उनकी एवरेज। तो ये एक स्टेटमेंट अगर मैं इसको लिखूं तो चूंकि वो पॉपुलेशन है उसकी मीन को हम म्यू से लिखेंगे और कम से कम का मतलब है 70,000 या उससे भी ज्यादा। और ये जो चीज है ये सिर्फ क्लेम है, पता नहीं ये क्लेम सही है या गलत है। अच्छा, अब आपको कह सकते हैं कि मैंने इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के ये एक स्टेटमेंट वहां से बनाई है कि जी ये कोई क्लेम किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के जो टीचर्स हैं उनकी जो मीन सैलरी है वो कम से कम 70,000 या उससे ज्यादा है। अब ये बन गई स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट। और क्या है स्टेटमेंट? वो जरा इंग्लिश में लिखी हुई थी, मैंने जरा उसको मैथ्स में लिख लिया है। ये एक स्टेटमेंट है, क्लेम है, ये एक स्टेटमेंट है। हो सकता है ये स्टेटमेंट ट्रू हो, ठीक हो, वाकई ऐसा है, हमें तो नहीं आइडिया। और हो सकता है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो, गलत हो, ऐसा नहीं है, इतनी नहीं है, 17,000 से कम है। तो दिस स्टेटमेंट मे बी ट्रू और दिस स्टेटमेंट मे बी फॉल्स, बट वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि ये सही है या ये गलत है। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसकी ट्रुथ का ना पता हो, जिसकी हकीकत का ना पता हो, जिसका ये आइडिया ना हो कि क्या ये वाकई ही बात सही है या ये बात गलत है, तो उस स्टेटमेंट को हम मफरूजा उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं। मफरूजा, ठीक है ना, स्टेटमेंट पता नहीं सही है, शायद सही है, शायद गलत है, तो ये एक मफरूजा है विच मे और मे नॉट बी ट्रू। जब कोरोना की वबा आई मार्च में, उस वक्त ये कहा गया कि जी पाकिस्तान में गर्मियां स्टार्ट होंगी तो ये जो कोरोना है ये गर्मियों में सरवाइव नहीं करेगा, गर्मी में ये सरवाइव नहीं करेगा, एंड दैट्स ऑल, ये पाकिस्तान से जब जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होंगी तो ये खत्म हो जाएगा। कब? किसी को कोई पता नहीं था, क्यों? फर्स्ट टाइम कोरोना आया था, अभी गर्मियों के सीजन में उसका क्या चल रहा था ये कोई पता नहीं है। तो वो उस वक्त वो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस थी, क्योंकि पता नहीं था, डेटा नहीं था कि क्या टेम्परेचर की वजह से वो खत्म हो गया है, नहीं था। अब डेटा आ गया, टेम्परेचर 46-47 तक गया, खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन शायद लोग कह रहे हैं जी स्प्रेड तो कम हो गई। वो अब वो डिफरेंट चीज है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। वो स्प्रेड कम होना, कोई कहता लॉकडाउन की वजह से हुआ है, कोई कहता टेम्परेचर की वजह से हुआ है। देखें, जब तक ये डेटा नहीं वो कलेक्ट करेंगे, वो स्टेटमेंट ही रहेगी, वो हाइपोथेसिस रहेगी। हो सकता है वाकई ही टेम्परेचर की वजह से कम हुआ हो, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो अब वो सारा डेटा इकट्ठा करे किसी तरह से फिर ही है ना। बहरहाल आपसे बात अब इस स्टेटमेंट की कर रहा हूं कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका हमें अब टेस्ट करना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसकी ट्रुथ का ना पता हो, उस स्टेटमेंट को हम कह देते हैं ये हाइपोथेसिस है। और क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, हाउ टू टेस्ट द अबव स्टेटमेंट, दैट इज हाइपोथेसिस। कि जी आपको अगर मैं फर्ज करें ये कह देता हूं कि यार आप कैसे चेक करेंगे उस ऊपर वाली स्टेटमेंट को। अब मैं कुछ सोल्यूशन आपको बता रहा हूं, खुद बता रहा हूं कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह से डेटा कलेक्ट करें, ये वाला स्टैट्स का प्रोसीजर अडॉप्ट करें और बता दें ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। हो सकता है वो वाकई आप कहें हाँ तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है, ये ऐसी परेशानी वाली क्या बात है। और इट मे भी उस प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने में हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े कि जी ये आप जो बात कर रहे हैं देखने में तो बड़ी आसान है, लेकिन अप्लाई करने में तो ये वाले इश्यू आएंगे। तो फिर शायद हम किसी और सोल्यूशन की जाने मूव करें कि ठीक है फिर आप ऐसा करें, ये काम कर लें। हो सकता है वो भी हमें देखने में आसान नजर आए,
अप्लाई करने में उसमें भी कोई प्रॉब्लम आए, आप कहें जी ये तो ठीक है लेकिन इसमें अब ये मसला आ जाता है, फिर हम उसको भी छोड़ेंगे। यानी कि हम अल्टीमेट अपने उस गोल पर पहुंचेंगे जिस पर आप भी कहेंगे कि हाँ ये बात तो देखने में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल लगती है, ठीक है ना। तो देन वही हमारा टॉपिक होगा। तो पहले हम जो पढ़ चुके हैं, फिलहाल पढ़ चुके हैं, उसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम। तो पहला सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, जेन में रखना है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टीचर्स हैं, मेरा ख्याल वहां पर हम कोई तकरीबन कोई 2000 3000 के राउंड अबाउट टीचर हैं, उनको मैं पॉपुलेशन बोल रहा हूं। हर टीचर की सैलरी वो डेटा कहलाएगी, किसी की 1,10,000, किसी की 80,000, किसी की 90,000, तो वो सैलरी का डेटा कहलाएगी। और क्वेश्चन किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी टीचर की मीन सैलरी जो है वो कम से कम 70,000 है। ये एक स्टेटमेंट है, एंड हाउ टू टेस्ट दिस स्टेटमेंट। पहला जो आपसे डिस्कस किया जा रहा है सोल्यूशन, बड़ा ही वो आप समझ लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सा वो सोल्यूशन है, और वो ये है सोल्यूशन नंबर 1। पहली ऑप्शन कहता है कलेक्ट द डेटा, डेटा कलेक्ट कर ले, कहां से, अबाउट सैलरी, कितने लोगों की, फ्रॉम ऑल टीचिंग स्टाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी। कहता है तमाम जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वहां से उनकी सैलरी का, कहता है जी डेटा कलेक्ट कर लें, उन हर शख्स से उसकी सैलरी कितनी कितनी है ये आप लोग पूछ लें। कैलकुलेट मीन ऑफ द डेटा, ये तो बड़ा आसान नहीं मीन फाइंड करना। 2,500 3,000 टीचर का डेटा है, उनकी सैलरी का उसे एक्स कह दें और फिर सारी सैलरी इकट्ठी कर दें, तो ये टोटल सैलरी ऑफ द टीचर्स आ गई, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टीचर। ये तो बड़ा आसान है, ये तो मुश्किल ही नहीं है। वो कहता है डेटा लें, कैलकुलेट द मीन ऑफ द डेटा, डेटे का मीन कैलकुलेट कर लें। देखें क्या आंसर आ रहा है, 80,000। आप कहें ये स्टेटमेंट ठीक है, कहा था कम से कम 70 जरूर है, तो कम से कम 70 जरूर ठीक है। मीन कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 60,000, स्टेटमेंट गलत है। क्यों, वहां क्या आ गया कम से कम 70,000, लेकिन डेटा से जो आपको कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो आपको पता चल रहा है वो तो 60,000 है। तो ये तो फिर मीन कैलकुलेट कौन सा मसला है। ये ले, ये डेटे का मीन आ गया, म्यू पॉपुलेशन है ना, तो देख लें क्या आंसर है, पता चल जाएगा स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो देखने में तो ये बड़ा ही आसान है जी, मीन ही कैलकुलेट करना तो कर लें, ये क्यों ऐसा बड़े परेशानी थी, ऐसे क्या करें ऐसे क्या करें, तो मीन कर लें। लेकिन इस सोल्यूशन का प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम क्या है इस सोल्यूशन में जो देखने में बड़ा आसान है, सिर्फ मीन कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम ये है नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल टीचर्स, दैट इज पॉपुलेशन। आल्दो आप कहें, मैं भी कह रहा हूं कि आल्दो ये 2-2,500 टीचर से डेटा लेना कौन सा ऐसा इशू है, लेकिन फिर भी बड़ा प्रॉब्लम है। कोई कहां पर है, कोई किस डिपार्टमेंट पे है, कोई किस डिपार्टमेंट में है, बेशुमार, फिर भी आपको शायद टाइम लगे। मैं चूंकि ऐसे ही एक जरा हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन बनाई हुई है, एक्चुअली आप ये समझेंगे कि पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए तो हमने सैंपलिंग पढ़ी हुई है। ठीक, तो देखने में सॉल्यूशन आसान था कि जी पॉपुलेशन से डेटा ले ले, मीन कैलकुलेट कर ले, पता चल जाएगा ये स्टेटमेंट सही है या गलत। लेकिन मैंने आपको एक इशू बता दिया है कि जी इसको, इस सॉल्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है पॉपुलेशन का डेटा, और क्योंकि पॉपुलेशन का डेटा ऑल टुगेदर कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन या ये सॉल्यूशन जो है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला जो सॉल्यूशन मैंने आपसे डिस्कस किया, इस प्रॉब्लम की वजह से अब मैं उस सॉल्यूशन को डिस्कार्ड कर रहा हूं कि नहीं जी देखने में तो बड़ा आसान है, लेकिन इसके लिए डेटा आपको पॉपुलेशन का चाहिए जो कि नॉट पॉसिबल है। चले फिर एक और सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। जी फिर सेकंड क्या चॉइस है, सेकंड सॉल्यूशन में कहा जा रहा है कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल्स। लें जी, अब पॉपुलेशन नहीं आएगी, अब हम सैंपल से लेंगे। कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ टीचर्स। सैंपल्स लें टीचर्स के, सारे टीचर्स ना लें, उनके सैंपल्स ले लें। किस साइज के, वो आप पढ़ चुके हैं, देखें ना, हमने 2 साइज के भी लिए थे, 3 के भी कर सकते हैं, 5-5। एंड कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच सैंपल, हर सैंपल का मीन कैलकुलेट करें, एंड देन फाइंड मीन ऑफ मीन्स।
याद है ना, पॉपुलेशन मीन तक अब भी पहुंच गए हैं। यहां हमने कहा था डायरेक्ट कैलकुलेट करें, और यहां हम कह रहे हैं जी डायरेक्ट नहीं, बल्कि आप मीन ऑफ मीन्स लें। ये है मीन ऑफ मीन्स, और ये किसके बराबर हम प्रूफ कर चुके हैं। बस वो जो जो प्रूफ कर चुके हैं ना, उसका मकसद यही था कि ये आर्टिकल आपको समझ आए, तो पहुंच गए तो गए हम मीन तक, तो इधर तक हम फिर भी पहुंच गए। डायरेक्टली हमने पॉपुलेशन से कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म की, हमने सैंपल्स लिए और सैंपल्स के मीन्स लिए, फिर उन मीन्स का मीन लिया, और ये हम पढ़ चुके हैं कि मीन्स का मीन भी रास्ता है पॉपुलेशन मीन तक जाने का। ये डायरेक्ट है रास्ता, ये मीन्स के थ्रू है। हाँ, ये तो फिर हमें शायद आसान लग रहा है, ये तो इंप्लीमेंट है ना। इंप्लीमेंट ये इसलिए किया जा सकता है कि अब आप सैंपल के तो मीन कैलकुलेट कर सकते हैं ना, यानी कि सैंपल में तो आपको, चले मैं आपको कह देता हूं 10-10 टीचर के ही सैंपल ले लें, लेकिन इसमें बताऊं क्या प्रॉब्लम है, कितने सैंपल लेने हैं, को 2-4? नहीं, ऐसा नहीं है। सैंपल जो आपको लेने हैं, जो सैंपल आपको लेने हैं वो 2-4 को सैंपल नहीं है। लफ्ज क्या है, प्रॉपर्टी कब प्रूफ की गई है कि अगर आपको पॉपुलेशन से सैंपल लेने हैं तो सबसे पहले, मैंने उस वक्त इसको इतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया था, और वो ये है ऑल पॉसिबल सैंपल्स। 1-2 नहीं ले लेने, जितने पॉसिबल सैंपल्स हो सकते हैं सब लेने हैं। लाइक अगर मैं कहूं कि ये 4 वैल्यूज की पॉपुलेशन है और सिर्फ 2-2 वैल्यूज के ले, एक सैंपल नहीं, सारे पॉसिबल सैंपल्स 4C2 6 बनते हैं, तो आपको पहले 6 सैंपल लेने हैं, तो फिर 6 मीन्स आएंगे, फिर उन मीन का मीन लेंगे तो पॉपुलेशन मीन के बराबर आएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वाकई बराबर आ जाता है, सैंपल के इस साइज का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल पॉसिबल सैंपल से ये बात पहुंच तो जाती है पॉपुलेशन मीन तक, लेकिन रास्ते में जो काम करना है इस वक्त वो सैंपल से ही चाहे करना है, लेकिन सैंपल कितने लेने हैं, जितने पॉसिबल सैंपल्स आ सके, जितने पॉसिबल सैंपल्स हो वो हमने उतने पॉसिबल सैंपल्स जो हैं वो लेने हैं। तो कलेक्ट डेटा फ्रॉम, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, कलेक्ट डेटा फ्रॉम all possible samples of teachers and calculate the mean of each sample. हर सैंपल का मीन ले and then find the mean of means which will be equal to the population mean। इस स्टेटमेंट में तो हमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम छोटी सी एक्सरसाइज कर चुके हैं कि मीन ऑफ मीन्स इस पॉपुलेशन मीन, चाहे सैंपलिंग आप विद रिप्लेसमेंट करें या आप सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करें, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, पहुंच जाएंगे हम सैंपल्स के मीन्स के थ्रू पॉपुलेशन मीन तक, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। लेकिन इसमें जो हर्डल आ रही है, वो जो हर्डल है वो है ऑल पॉसिबल सैंपल्स कलेक्ट करना। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहता है नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम, मैंने इस वक्त ऑल टीचर्स चले नहीं भी लिखा, लेकिन इस वक्त लिखा हुआ ऑल पॉसिबल सैंपल्स विच मे बी वेरी लार्ज। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कर लें मेरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ टोटल 800 टीचर्स हैं, 800 टीचर्स ओनली, जबकि हैं तो 2500 के करीब। मैंने यहां पर ऐसी एक एग्जाम्पल कोट की है, और यहां से मैं सैंपल ले रहा हूं जस्ट अ सैंपल ऑफ 50 टीचर्स, 50 टीचर्स का, टोटल 800 टीचर। लेकिन याद रखना है कि इस प्रॉपर्टी को अगर आपने यूज करना है तो 50 टीचर का जो सैंपल आपको लेना है वो सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल 50 टीचर्स का नहीं लेना। इस प्रॉपर्टी के लिए आपको ऑल पॉसिबल सैंपल्स जो है वो लेने होंगे। चले अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट भी आपसे बात करूं, विदाउट रिप्लेसमेंट भी फर्ज करें हम कह देते हैं कि सैंपल्स लें, तो पॉपुलेशन का साइज आपके पास 800, सैंपल का साइज, एक सैंपल में 50 टीचर्स, तो पहले तो आपको सारे सैंपल देखें, फर्ज करें 50 टीचर का सैंपल ले रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं अगर उस सैंपल से रिप्लेस कर दिया जाऊं, यानी कि मुझे सिर्फ उस सैंपल से निकाल दिया जाए और 49 टीचर वही रहने दिए जाएं,
और मेरी जगह कोई और शख्स उस टीचर उस सैंपल में शामिल हो, तो ये दोनों सैंपल डिफरेंट कहलाएंगे। क्यों? एक सैंपल में मैं हूं, दूसरा सैंपल ऑल्दो 49 वही है लेकिन मैं नहीं हूं, मेरी जगह और है, तो वो तो डिफरेंट बन गया ना। फिर इस तरह से दो दो टीचर बदल के सैंपल बनाए, फिर 3 3 4 4 5 5 6 6, ये तो बहुत बनने हैं। क्या फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है? एनसीएन, पॉसिबल सैंपल्स कितने बनते हैं पहले वो तो नोट कर लेना, बाद में सैंपल्स बनाने भी शायद हमें पड़े। तो 800 C एंड 50। देखें जब इसको हमने सॉल्व किया है 800 C 50 को, तो 9.8 इंटू 10 टू द रेस पावर 79, इतने सैंपल्स बनेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं सैंपल का साइज तो 50 ही होगा, 50 वैल्यूज का सैंपल। फिर एक टीचर बदल दे नया सैंपल, वो जो टीचर बदल रहा है मुझे रहने दे, कोई और बदल दे एक और सैंपल, वो भी 50 ही होंगे। इस तरह से इसको, इसका मतलब है कि इसके साथ आपने 78 जीरोस लगाएंगे। पढ़ लें, मुझे तो शायद मैं भी ना पढ़ सकूं ये कितने ट्रिलियन या बिलियन या हेक्सिलियन ये अमाउंट बनती है। फिर हर सैंपल का आपको मीन कैलकुलेट करना है, चूंकि इसमें 50 वैल्यू, इसमें चूंकि डिफरेंट 50 है फर्क हो जाएगा, इसमें 50 है फर्क हो जाएगा, इसमें 50 है फर्क हो जाएगा। जब ये सारे काम हो जाए फिर आप मीन्स का मीन लें, पहुंच के पॉपुलेशन मीन। अगर मेरी बात माने तो ये पहली ऑप्शन से भी मुश्किल है। पहली ऑप्शन में तो सिर्फ 800 वैल्यू का ही डेटा लेना पड़ेगा ना, यहां आपको 50 वैल्यूज का डेटा लेना पड़ेगा, फिर 50 जो कि शायद थोड़ी डिफरेंट है। ये तो इतने सैंपल्स पहले बनाए, पहले सैंपल ही बनते बनते क्या जिंदगी गुजर जाएगी, इतने मिलियंस या ट्रिलियंस या बिलियंस सैंपल्स बनेंगे, तो ये तो उससे भी ज्यादा आप समझ ले मुश्किल ऑप्शन हो गई। तो पहली ऑप्शन थी सारी पॉपुलेशन वैल्यू को स्टडी करें, मैंने कह दिया कि नहीं जी सारा डेटा कैसे स्टडी करे। दूसरी ऑप्शन में अगर सैंपल स्टडी थी लेकिन सैंपल भी कोई एक आध नहीं, सैंपल आपको सब के सब जो हैं वो कलेक्ट करने पड़ने थे। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि अगर सिर्फ 800 मेंबर भी हों और 50 का सैंपल लेना हो तो इतने पहले सैंपल बनेंगे। ये तो उससे भी बड़ा क्रॉस में लगाना चाहिए हमें कि ये तो पहले से भी ज्यादा बुरी ऑप्शन है। उसमें तो फिर सिर्फ 800 वैल्यू बनती हैं, यहां 50-50 वैल्यू और इतने मिलियन सैंपल्स, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं। वो पढ़ाया सिर्फ इसलिए था कि ताकि आपको पता चले सैंपल से रास्ते जाते हैं, मैंने उन्हीं रिजल्ट को यूज करना है, लेकिन करना कैसे। अब जरा आते हैं तीसरी ऑप्शन पे, सेलेक्ट वन सैंपल ओनली। यानी कि अगर मैंने कहा था ना 50 वैल्यूज के सारे सैंपल, वो तो बहुत बने। अब तीसरी ऑप्शन में मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल लें, एक शख्स नहीं कह रहा, एक सैंपल लें और उसमें 50 लोग हों, वो कोई भी हो सकते हैं, 50 हो 60 हो जो भी साइज है। सेलेक्ट वन सैंपल ओनली, सिर्फ एक सैंपल लें। कैलकुलेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सैंपल, कहता है जी उससे कैलकुलेशन कर लें, वो जो 50 या 60 या 70 वैल्यूज, 70 आपने टीचर्स लिए हुए हैं, बस उन 70 टीचर से ही आप उनकी सैलरी का डेटा लें, 800 टीचर से ना लें या हर सैंपल से ना लें, बस उन 70 से ले लें। यूज दैट इंफॉर्मेशन जो कि आपने एक सैंपल से ली है टू टेस्ट द स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन मीन। कहता है कि आप एक जो पॉपुलेशन है, पहली ऑप्शन में थी सारी पॉपुलेशन से डेटा लें जो कि हमने रिजेक्ट कर दी, फिर थे सारे सैंपल्स बुलाएं जो कि हमने रिजेक्ट कर दी, और अब रह गया सिर्फ एक सैंपल लें, बस वन सैंपल ओनली, और इधर से इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लें, सैंपल का मीन देख ले, सैंपल का साइज, इसे मैं सैंपल इंफॉर्मेशन कह रहा हूं। वो कहता है ये सारी इंफॉर्मेशन जरा कैलकुलेट कर ले, सैंपल कितनी वैल्यूज का है, उन वैल्यूज का मीन क्या है, उन वैल्यूज का वेरिएंस क्या है, इसे मैं कह रहा हूं सैंपल इंफॉर्मेशन। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जी आप जरा इससे टेस्ट कर लें कि क्या कितना मीन बनता है। हाँ, देखने में ये वाकई प्रैक्टिकेबल है, इसमें ना तो आपको पूरी पॉपुलेशन स्टडी करनी है, ना आपको सारे के सारे सैंपल स्टडी करने हैं। आपको अगर स्टडी करना है तो सिर्फ और सिर्फ
एक सैंपल, वो किस साइज का होना चाहिए वो बात की डिस्कशन है। बहरहाल ये चीज आपको बताई जा रही है कि अब तो आपको ना तो सारी पॉपुलेशन ना ही सारे सैंपल, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल, और उस एक सैंपल से अब हमने डिसाइड करना है कि क्या वो स्टेटमेंट अब भी वही ऑब्जेक्टिव सही है या नहीं। तो देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो ठीक है, इंप्लीमेंट कर देंगे। प्रॉब्लम इसमें यह है, हाउ इट इज पॉसिबल टू से समथिंग अबाउट पॉपुलेशन बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सैंपल ओनली। कहता जी सैंपल आपने सिर्फ एक लिया है और उसकी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, अगला सैंपल ले, उसकी तो इंफॉर्मेशन और डिफरेंट होगी। अगला सैंपल लें, अगर नहीं लें ना, आप कह तो रहे हैं एक ही, मैं कह तो रहा हूं एक ही है, एक ही लें, लेकिन क्वेश्चन तो आता है ना कि ये तो हर सैंपल की डिफरेंट होगी, तो फिर ये कैसे हम करेंगे कि ये जो सैंपल लिया है उससे आप डिसाइड कर ले, अगला सैंपल कोई ले, कहें ये तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, मेरा तो डिसीजन ही उलट हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं? हाँ ये प्रॉब्लम तो है। एप्लीकेबल तो यही नजर आता है, वन सैंपल ओनली, लेकिन जेन में यह भी डाउट आता है कि एक सैंपल की जो इंफॉर्मेशन होगी वो हर सैंपल में वही तो नहीं आएंगी। इसका क्या हल है? इसका हल है हमारी स्टैटिस्टिक्स की नेक्स्ट टेक्निक, जिसको हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये हमारी टेक्निक है, इज अ 5 स्टेप प्रोसीजर, यानी कि ये स्टैटिस्टिक्स की एक टेक्निक है जो कि आपके जेन में जो डाउट था कि जी हर सैंपल की इंफॉर्मेशन बदलती है, तो फिर क्या करें? तो हम कहेंगे कि भाई वो जो सैंपल इंफॉर्मेशन आपने कैलकुलेट कर ली है बिल्कुल सही है, ये अगले सैंपल में इसने बदलना है, लेकिन आप इसको प्योर फॉर्म में यूज ना करें। आप ऐसा कह लें, प्योर फॉर्म होती है ना एक, जैसे आप घरों में या वो पेस्टिसाइड मार्केट से लेके आते हैं तो छोटी सी बॉटल होती है, मे बी ½ लीटर 500 ml हो, तो वो कहते हैं जी कि ये 3-4 पैलियों में यूज हो जाएगी। हम कहेंगे सिर्फ इतनी सी बॉटल, प्योर फॉर्म में इतने ना यूज करनी, उसको पानी डाल के डिल्यूट करना है, वो है उसका सही प्रोसीजर। वरना वो तो प्योर फॉर्म में यूज कर लेंगे तो वो पौधे फसल वो तो सब कुछ ही उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं करते, बल्कि उसके अंदर जी पानी डाल लें या मट्टी का तेल डाल लें या फलां चीज इसमें मिक्स करें और इतना पानी मिक्स करें, तो वो आपको बकायदा उसका प्रोसीजर बताया गया है। तो अब भी मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर आपने एक सैंपल की इंफॉर्मेशन यूज करनी है तो प्योर फॉर्म में नहीं, यानी कि उसी को लेके नहीं यूज कर लेना, बल्कि उसको एक प्रोसीजर में रखना है। 5 स्टेप का प्रोसीजर है, और यही हमारी स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। और ये है थोड़ा लेंथी टॉपिक, लेकिन ये आखिरी टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। फिर आपका स्टैटिस्टिक्स का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आल्दो ये लेंथी है, लेकिन इसमें भी अगर पहले 2 लेक्चर्स में जो कुछ मैंने आपको समझाना है 2 लेक्चर्स में, आने वाले बाद के 10 लेक्चर्स में आप समझने वही एक पैटर्न चलना है, 5 स्टेप वही चलने हैं, थोड़े थोड़े स्टेप की कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, स्टेप वही रहेंगे, ठीक। तो इसलिए आपने इस टॉपिक को बड़ा केयरली समझना है, क्योंकि पहले ही 2 लेक्चर सारा कुछ है, बाद में तो सिर्फ मैं फॉर्मूले बदलूंगा और कॉन्सेप्ट वही सब के सब चलेंगे। तो कल आके पहले तो मैं ये डेफिनेशन आपसे डिस्कस करूंगा कि ये क्या लिखा हुआ है, इस पर मेरा शायद इतना ज्यादा एम्फसाइज ना हो जितना मेरा एम्फसाइज होगा स्टेप्स पे। तो मैंने ये 5 स्टेप आपसे कल डिस्कस करने हैं। पहले मैं डिस्कस करूंगा एक एक स्टेप आपसे, देखें ना मैंने लिखा हुआ है 1 by 5, यानी कि 5 में से पहला स्टेप, ठीक। और फिर मैं कुछ आपसे स्टेप डिस्कस करके, एक एक स्टेप डिस्कस करके, और फिर मैं उसको बजाय इसके कि सारे स्टेप इकट्ठे डिस्कस करूं, मैं ना आपको एग्जाम्पल पर भी इंप्लीमेंट करेंगे साथ, ये साथ साथ में एग्जाम्पल पर भी इंप्लीमेंट करता जाऊंगा। ये क्वेश्चन करना हो तो पहला एक स्टेप समझाऊंगा, वो एक स्टेप 4-5 एग्जाम्पल पे कर दूंगा, फिर दूसरा स्टेप समझाऊंगा तो वो दूसरा टेस्ट पे सब, यानी कि हम न्यूमेरिकल को पार्शियली सॉल्व करते जाएंगे, कंप्लीट नहीं होता ना, स्टार्ट से लेते हैं और आखिर तक खत्म करते हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को पार्शियली करेंगे। पहले स्टेप समझेंगे थ्योरेटिकली कि इस स्टेप में क्या काम करना होगा, और फिर उसको अप्लाई भी साथ ही कर लेंगे डेटे पर कि देखें जी पहला स्टेप अब आपको समझ आ गई है, आप इसको साथ ही अप्लाई कर दें। फिर दूसरा स्टेप समझाऊंगा
फिर हर क्वेश्चन के 2-2 स्टेप करेंगे, फिर तीसरा स्टेप, फिर हर क्वेश्चन के 3-3, 4-4, 5-5। तो आप समझ लें हम 4-5 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। पहले सिर्फ एक एक स्टेप करेंगे हर क्वेश्चन का, फिर दूसरा स्टेप। तो इस तरह से हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह हम इसको स्टडी भी करेंगे, थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे और साथ साथ इसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे।